आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को झटका दे सकते हैं प्रशांत किशोर? क्या बीजेपी को पानी एक बार फिर से पिला देंगे प्रशांत किशोर? लेकिन आपको क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव की जीत का असर एमएलसी चुनाव की सीटों पर पड़ेगा? सम्राट चौधरी के जरिए ही वो बीजेपी को या पूरे एनडीए को उन्होंने बैठक बुलाई थी और अब बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ है वो चीज हमें पता चल चुकी है। तो क्या है अंदर की खबर? और अब वो एक नई या यूं कहें कि वो मजबूत सियासी जमीन तैयार करने में 2029 और 2030 की चुनाव की तैयारी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में शानदार गजब जीत के बाद प्रशांत किशोर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अभी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं विधायक प्रशांत किशोर। लगातार बैठक पर बैठक ले रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार उनकी समस्याओं को सुन भी रहे हैं। और आपको हम बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी बुलाई थी और बैठक के भीतर प्रशांत किशोर ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की हैं। तो क्या कुछ कहा है मीटिंग के अंदर प्रशांत किशोर ने, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राम बंधु जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रशांत किशोर रुकने वाले नहीं हैं, प्रशांत किशोर ठहरने वाले नहीं हैं और प्रशांत किशोर लगातार बैठक भी ले रहे हैं, लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं, लगातार लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और लगातार उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। यानी कि क्या करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर को लगातार आप भी देख रहे हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर अब 2029 और 2030 की चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। अभी से? जी हाँ, बांकीपुर चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद उनकी पार्टी रिवाइव हो चुकी है, तो अभी से वो लग चुके हैं। चूँकि जिस दिन वो जीते थे उसके बाद उन्होंने जो घोषणा की उसके कुछ दिन बाद, जिसमें उन्होंने लोगों को 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात या सरकारी स्कूल की अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जन स्वराज के खर्चे पे भेजने की बात, ये बताती है कि ये केवल बात बांकीपुर के लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये बिहार में अपनी वो जो सियासी ज़मीन है उसको अब मजबूत करने की राह पे प्रशांत किशोर आगे हैं और यही कारण है कि वो लगातार बैक टू बैक एक से बढ़कर घोषणाएं कर रहे हैं। वो वादे वो भी कर रहे हैं जो वो बांकीपुर चुनाव प्रचार के दौरान नहीं किए थे और अब वो एक नई या यूं कहें कि वो मजबूत सियासी ज़मीन तैयार करने में लगे हुए हैं। और फिलहाल जो आगामी जो चुनाव है कुछ ही महीने बाद जो एमएलसी विधान परिषद के 8 सीटों पे चुनाव होने वाला है, तो इसकी भी तैयारी में वो लगे हुए हैं। इसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं विधायक प्रशांत किशोर। लेकिन शुरू में ही हमने लोगों को जानकारी दी है, हमने बताया है कि कुछ वक्त पहले स्टैंडिंग कमेटी की भी बाकायदा उन्होंने बैठक बुलाई थी और अब बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ है वो चीज़ हमें पता चल चुकी है। तो क्या है अंदर की खबर? भी देखिए, बैठक में है कि वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे। जी, सितंबर महीने से? जी हाँ, सितंबर महीने से करेंगे। चूँकि जो बांकीपुर उपचुनाव में वो बता रहे थे कि जो यहाँ का जो चुनाव है वो मौजूदा सरकार या मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ जनमत संग्रह है। तो जनमत संग्रह पूरे बिहार के लिए हो गया। तो अब इस जीत का जो परिणाम है उसको लेकर के वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे और वो बताएंगे कि जो जनमत संग्रह हुआ है उसमें वो सम्राट चौधरी को एक तरीके से घेरने का प्रयास करेंगे। सम्राट चौधरी के जरिए ही वो बीजेपी को या पूरे एनडीए को घेरने का प्रयास करेंगे और अब कई जिलों में जाएंगे, कई जिलों में लोगों से रूबरू होंगे और वो एक मॉडल की भी चर्चा करेंगे जो मॉडल अब बांकीपुर में बनेगा या जो आने वाले समय में वो जिस तरीके से आदर्श विधानसभा में वो तो आदर्श विधानसभा के रूप में बांकीपुर में जो वो कर रहे हैं और जो करने वाले होंगे उन सबों की चर्चा करेंगे ताकि वहाँ के लोग इनकी बातों से अपने मौजूदा विधायक की तुलना करके देखें, इसीलिए वो घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जन स्वराज की सियासी ज़मीन को अब जी हाँ और मजबूत कर रहे हैं।
तो ये तो पहली बात हुई, लेकिन उस बैठक के भीतर और भी कई चर्चाएं हुई हैं। देखिए, उस बैठक के भीतर एक तो आगामी MLC एमएलसी चुनाव लड़ने की बात हुई है। हाँ। फिर जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, हाँ। इनमें भी वो ताल ठोकेगी जी हाँ, जनसुराज। ताल भी ठोक, मतलब जो अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, वहाँ पे त्रिस्तरीय चुनाव होता है। एक जिला परिषद स्तर पे होता है, फिर ग्राम पंचायत स्तर पे होता है, यहाँ तक कि समझिए कि वार्ड स्तर तक का चुनाव होता है। इस चुनाव में वो अपने लोगों को उतारेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ग्राम पंचायत चुनाव में भले ही वो पार्टी के सिंबल पे नहीं होता है, वो आप प्रमाणिक तौर पे ये बता पाना कि हमने इतनी सीटें जीती हैं, थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पार्टी सिंबल पे नहीं होता है। लेकिन अगर वहाँ पे उनके लोग गए, मान लेते हैं कि अगर वहाँ पे उनके 10% लोग गए, जीत चुके हैं, या 20% जीत पाए, 30% जीत पाए, तो वो कहीं ना कहीं वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही, जी हाँ, बहुत मजबूत होगा। समझिए कि वो एक आधारभूत कड़ी होगी। एक जो मुखिया होता है, मुखिया से भी जो छोटी इकाई है वार्ड परिषद, तो जो वार्ड सदस्य होता है, वो समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव के पूरे माहौल को बदलने में 2-4 वार्ड सदस्य अगर हो जाएंगे तो पूरे पंचायत का माहौल बदल सकते हैं। तो वो एक जो बुनियादी लड़ाई है, वो समझिए कि राजनीतिक तौर पे बहुत ही जटिल लड़ाई भी है और सबसे मजबूत लड़ाई भी है। सबसे मजबूत लड़ाई है जी। अगर वहाँ इनके लोग जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया एमएलसी चुनाव का, आपने जिक्र किया कि जनसुराज की बड़ी प्लानिंग है, प्रशांत किशोर की बड़ी प्लानिंग है, लेकिन आपको क्या लगता है बांकीपुर उपचुनाव की जीत का असर एमएलसी चुनाव की सीटों पर पड़ेगा? देखिए, बांकीपुर जीत का तो जो सबसे पहला असर हुआ वो जनसुराज रिवाइव हुआ। 2025 में जो चुनावी परिणाम के बाद जो छवि बनी थी, वो ब्रेक हुई और एक नई उम्मीद उन लोगों के बीच आई है। अब बांकीपुर में बांकीपुर के बाद अब 8 सीटों पे चुनाव होना है। 4 स्नातक कोटे का और 4 शिक्षक कोटे का होने वाला है। अगर इनमें प्रशांत किशोर मेरे समझ से 2-3 सीटें भी जीत लेते हैं, तो एक और नैरेटिव को बल मिलेगा। अभी बांकीपुर में जो चुनाव जीता गया है, तो वो चुनाव जनसुराज ने नहीं जीता है, वो चुनाव प्रशांत किशोर ने जीता है। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर अगर नहीं चुनाव लड़ते तो शायद नहीं जीत पाती जनसुराज। तो यहाँ लोगों ने प्रशांत किशोर को दिया है। अब आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर खुद तो नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो एक नैरेटिव है कि यहाँ इसलिए जीत गए क्योंकि स्वयं प्रशांत किशोर थे। दूसरा इसलिए जीत गए क्योंकि बीजेपी के लोग भी जो नाराज थे, वो चुपचाप खामोशी से साइलेंट वोटर की तरफ वोट दे दिए, एंटी बीजेपी वोट दे दिए। जो आरजेडी से नाराज थे उन्होंने वोट दे दिया। तो आने वाले चुनाव में जो नाराज वोटर हैं, उनका कितने हिस्से वोटर की घर वापसी हो जाती है। तो इस तरह के बीजेपी भी मनाने में लगी हुई है। हाँ, तो तेजस्वी भी एक्टिव हो गए। जी हाँ, तो इस तरह के कई तरह के तर्क वितर्क हैं जो बांकीपुर चुनाव परिणाम के साथ लिपटी हुई है। लेकिन अगर एमएलसी चुनाव में अगर जनसुराज का कोई उम्मीदवार जीतता है, तो इन तरह के तमाम तर्क वितर्क भी ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अब जनसुराज, तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को झटका दे सकते हैं प्रशांत किशोर? क्या बीजेपी को पानी एक बार फिर से पिला देंगे प्रशांत किशोर? देखिए, जिस तरीके से अब बिहार में और बिहार के बाहर इस समय बीजेपी की स्थिति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी को झटका नहीं मिले, क्योंकि पानी पिला देंगे इस बार। देखिए, अगर एक उदाहरण के रूप में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नीरज कुमार हैं, जो जदयू के हैं, उनकी खुद की स्थिति बहुत डमाडोल है बीजेपी में। उनके खिलाफ ही घेराबंदी है। जो बाहुबली अनंत सिंह हैं, जिनका प्रभाव भी है मोकामा आदि में, और जो ललन सिंह हैं, उनके साथ कितने सामान्य रिश्ते इस समय नीरज कुमार के हैं। तो वो अगर टिकट लेते हैं, तो क्या वो खेमेबाजी का शिकार होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की जो छवि है, वो प्रशांत किशोर कैसे रणनीतिक तरीके से इसको हैंडल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा 8 सीटों के जो एमएलसी हैं वो हार नहीं सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वो हार सकते हैं। हाँ, एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो जीत जाए। लेकिन अगर आप देखें बांकीपुर में जदयू का वोट बैंक बीजेपी को थोड़ी सपोर्ट किया, भीतरघात हुआ है, खेल अंदर बहुत हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो जदयू के साथ है कि कुर्मी समाज के लोग भी एनडीए इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं दिए। तो क्या वहाँ बीजेपी का वोट बैंक जो है वो नीरज कुमार को वोट देगा?
तो ऐसा क्यों अभी नहीं माना जा सकता है कि इसका लाभ जन स्वराज के उम्मीदवार को नहीं मिल सकता है? क्योंकि वहाँ भी वही खेमेबाजी एनडीए के साथ भी रहेगी। स्थिति मतलब जो भी एनडीए के लोग हैं वो एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो संशय है। तो उसका लाभ मिल सकता है। उसका लाभ मिल बिल्कुल। सकता है, यानी कि झटका दे सकते हैं प्रशांत किशोर। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।